नमस्कार दोस्तों। मैं डी.के. सिब्बल, एक सेंट्रल गवर्नमेंट सिविल पेंशनर। मेरे साथ मेरे साथी सी.बी. प्रसाद जी, ये भी एक सेंट्रल गवर्नमेंट सिविल पेंशनर हैं। नमस्कार। तो प्रसाद जी, बहुत दिन से सोच रहे थे कुछ ब्रांचेस के बारे में बात करें। हाँ सर, आप इस विषय में बताइए कि जो पेंशन होल्डिंग ब्रांच यानी कि होम ब्रांच जिसमें पेंशनर का अकाउंट होता है, उसके जो ब्रांचेस के लोग होते हैं या कर्मचारी होते हैं, उनको क्या क्या ध्यान रखना चाहिए जब उनके पास कोई पेंशनर अपने अकाउंट खुलवाने के लिए आता है तो। प्रसाद जी, जिस बैंक की ब्रांच में कोई गवर्नमेंट सर्वेंट जो रिटायर होने वाला है या कोई पेंशनर अपना एक अकाउंट खोल रहा है पेंशन के लिए, जी सर। उसको हम कहते हैं पेंशन अकाउंट होल्डिंग ब्रांच। और उसको होम ब्रांच भी कहते हैं, पेंशनर की होम ब्रांच है। जब अकाउंट खोलना होता है उसने, तो उसको ब्रांच वाले को क्या ध्यान रखना चाहिए? प्रसाद जी देखिए, पेंशनर या तो जॉइंट अकाउंट खोल सकता है या सिंगल अकाउंट भी खोल सकता है। जॉइंट अकाउंट खोलेगा तो ब्रांच वाले को ये उसको बताना है, पेंशनर को या अकाउंट खोलने वाले को, कि भाई जो पेंशनर होगा वो प्राइमरी अकाउंट होल्डर होगा, और जो स्पाउस होगी, जो उसकी को ऑथराइज फैमिली पेंशनर होगी, जॉइंट अकाउंट होल्डर होगी, वो सेकेंडरी अकाउंट होल्डर होगी। यानी कि पेंशनर को प्राइमरी अकाउंट होल्डर होना है, और जो को ऑथराइज फैमिली पेंशनर स्पाउस है उसको सेकेंडरी अकाउंट होल्डर होना है। और उसको उस समय ये भी बताना है कि जो स्पेलिंग है उसके नाम के और उसके स्पाउस के नाम के, जो सेकेंडरी अकाउंट होल्डर हैं, जी वो सर। स्पेलिंग बिल्कुल मैच करने चाहिए जो उसके पीपीओ में आएंगे या पीपीओ में हैं। मतलब पेंशन अकाउंट खोला जाएगा, उसमें जो नाम के स्पेलिंग होंगे वो टैली करने चाहिए पीपीओ बुकलेट के साथ। और उसके अलावा उसको ये भी बताना है कि आप जो सा अकाउंट खोल रहे हो वो आइदर और सर्वाइवर या फॉर्मर और सर्वाइवर, उसकी इम्प्लीकेशन बताएं। फॉर्मर और सर्वाइवर का क्या मतलब होता है, आइदर और सर्वाइवर का क्या मतलब होता है। उसके हिसाब से वो अकाउंट खोलने वाला डिसीजन लेगा कि उसको आइदर ऑफ सर्वाइवर खोलना है या फॉर्मर ऑफ सर्वाइवर खोलना है। आइदर ऑफ सर्वाइवर में वो दोनों अकाउंट को हैंडल करते हैं। फॉर्मर ऑफ सर्वाइवर में जो पेंशनर होगा, प्राइमरी अकाउंट होल्डर होगा, वो हैंडल करता है जब तक वो अलाइव है। उसके अलावा एक आदमी रिटायर हो गया और उसने अपना पीपीओ अपने ऑफिस से नहीं लिया, उसने ऑप्ट करा कि भाई मुझे अपनी बैंक की ब्रांच से चाहिए। जी सर। तो वो जो पीपीओ बुकलेट सीपीपीसी में जाएगी, सीपीपीसी उसकी ब्रांच में भेजेगा, होम ब्रांच जिसे कहते हैं या पेंशन अकाउंट होल्डिंग ब्रांच कहते हैं। वहां पे जिस समय ब्रांच के पास पीपीओ पहुंचेगा, वो इमीडिएटली पेंशनर को बताए, एसएमएस कर दे, व्हाट्सएप कर दे, टेलीफोन कर दे, मेल डाल दे, भाई आपकी पीपीओ बुकलेट आ गई है हमारे पास, और वो आके ले जाइए। जिस समय वो पीपीओ बुकलेट हैंड ओवर करेंगे, तो पेंशनर से एक्नॉलेजमेंट जरूर लें कि उसको पीपीओ बुकलेट मिल गई है। और कुछ जानना चाहते हैं? हाँ सर, उसके बाद बताइए कि जो है कोई पेंशनर अपना अकाउंट एक ब्रांच से दूसरे ब्रांच में ट्रांसफ़र कराना चाहता है, सेम बैंक में, और उसकी सीपीपीसी भी सेम है, तो उसके लिए जो भी बैंक एम्प्लॉई है वो पेंशनर को क्या क्या गाइडेंस करे। हाँ, नॉर्मली कई दफ़ा पेंशनर अपना सेम बैंक के अंदर, सेम सीपीपीसी के अंदर ब्रांच चेंज करना चाहते हैं किसी भी वजह से। तो उस केस के अंदर पेंशनर क्या करेगा, आके एप्लीकेशन देगा, या तो होम ब्रांच में देगा या जिस ब्रांच में उसने अपना अकाउंट ट्रांसफर करवाना चाहता है, जिसको हम नई ब्रांच कह सकते हैं, हम्म। तो किसी भी ब्रांच में जाके दे सकता है। उस केस में ब्रांच वालों को चाहिए उसकी एप्लीकेशन एक्सेप्ट कर लें और सीपीपीसी को भेज दें। ब्रांच ने और कुछ नहीं करना है कि एप्लीकेशन एक्सेप्ट करके सीपीपीसी को भेज देना है। उसके बाद सीपीपीसी अपने एंड में जो काम करना है, नॉर्मली वो क्या करता है, उसको आईएफएससी कोड वगैरह चेंज करते हैं अपने रिकॉर्ड के अंदर, और उसकी पेंशन नई ब्रांच में जानी शुरू हो जाती है। सर, और जो है बताइए, पेंशनर जो है अपना रेजिडेंस दूसरी जगह शिफ्ट कर लेता है, वहाँ पे जिस बैंक में उसका अकाउंट था उस बैंक की ब्रांच नहीं है, तो वो जो है किसी और बैंक में अपना अकाउंट खुलवा लेता है। उस केस में जो है वो पेंशन अगर ट्रांसफ़र कराना चाहता है तो एज ए बैंक एम्प्लॉई तो उसको किस तरह से उसको एडवाइस करे और क्या प्रक्रिया है उसको समझाए।
प्रसाद जी, इस केस के अंदर पेंशनर का जहाँ पे अकाउंट है, जो उसकी होम ब्रांच है, वहां जाके एप्लीकेशन देगा। एप्लीकेशन में लिखा होगा उसने किस बैंक में वो ट्रांसफर कराना चाहता है, उस बैंक की ब्रांच की पूरी डिटेल होगी, नया अकाउंट नंबर होगा। पेंशन अकाउंट होल्डिंग ब्रांच को वो एप्लीकेशन ये देख के कि उसने नई ब्रांच की पूरी डिटेल डाली हुई है, नए बैंक की डिटेल डाली हुई है, नया बैंक अकाउंट नंबर दिया हुआ है, पेंशनर ने अपना एड्रेस लिखा हुआ है, तो वो एप्लीकेशन एक्सेप्ट करके अपनी सीपीपीसी को भेज देगा। उसके अलावा उसने कुछ और काम नहीं करना। सर और बताइए कि किसी भी बैंक ब्रांच में पेंशनर की डेथ के बाद कोई फैमिली पेंशनर आके ये कहता है कि भाई मेरी फैमिली पेंशन स्टार्ट कर दी जाए, तो उसके लिए वहाँ पे जो उपस्थित स्टाफ है या ऑफिशियल्स हैं उनको क्या प्रोसीजर अपनाना चाहिए और फैमिली पेंशनर्स से क्या क्या डॉक्यूमेंट्स वगैरह कलेक्ट करके और क्या प्रक्रिया अपनानी चाहिए? प्रसाद जी, उस केस के अंदर जब पेंशनर की डेथ हो जाती है और उसके बाद फैमिली पेंशन शुरू होनी है, तो फैमिली पेंशनर होगा या उसका फैमिली मेंबर होगा, उस केस के अंदर फैमिली पेंशनर को एक फॉर्म 12 होता है, वो भर के बैंक को देना होता है। और उसके साथ पेंशनर का डेथ सर्टिफिकेट लगाना होता है, और उसके साथ अंडरटेकिंग देनी होती है, फोटोग्राफ की 2 कॉपी भी लगानी होती है। फॉर्म 12 बड़ा सिंपल होता है, भरना कोई मुश्किल नहीं है, और ब्रांच वालों को चाहिए कि पूरी हेल्प करें जो भी फैमिली पेंशनर है वो फॉर्म 12 भरने में। और ये सारे डॉक्यूमेंट लेने के बाद डॉक्यूमेंट अपनी सीपीपीसी को भेजते हैं। सीपीपीसी उस डॉक्यूमेंट को वेरीफाई करने के बाद अपने सीपीपीसी के पास जो डिसबर्सल पोर्शन ऑफ पीपीओ पड़ा हुआ है उससे टैली करने के बाद सब कुछ ठीक पाया गया, तो जिस दिन से डेथ होती है उस दिन तक तो पेंशन मिलेगी, उससे अगले दिन से फैमिली पेंशनर के अकाउंट में फैमिली पेंशन डालना शुरू कर दे। ब्रांच को हेल्प करनी चाहिए, जो भी आदमी आएगा फैमिली पेंशन शुरू कराने के लिए, कि फॉर्म कैसे भरना है, वो क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए, वो उनको बताना चाहिए। सारे डॉक्यूमेंट लेके भरवाने के बाद सीपीपीसी को भेज दें। सर ऐसे ही अगर जो है कोई व्यक्ति अपना लाइफ सर्टिफिकेट लेके किसी बैंक की ब्रांच में पहुंच जाता, होम ब्रांच या किसी अन्य ब्रांच में, तो उस केसेस में जो वहाँ पे ऑफिशियल्स हैं उनको क्या प्रक्रिया अपनानी है? प्रसाद जी, पेंशनर हो या फैमिली पेंशनर हो, अगर फैमिली पेंशन चल रही है तो फैमिली पेंशनर होगा, वो बैंक की किसी भी ब्रांच में जाके अपना लाइफ सर्टिफिकेट दे सकता है। लाइफ सर्टिफिकेट कब देना होता है? नवंबर के महीने में देना होता है। और जो पेंशनर 80 ईयर्स से ऊपर होता है उसको फैसिलिटी दी गई है, वो 1 अक्टूबर से लाइफ सर्टिफिकेट देना शुरू कर सकता है, और वो अक्टूबर के महीने में भी दे सकता है, नवंबर के महीने में भी दे सकता है, और वो लाइफ सर्टिफिकेट वैलिड होगा अगले साल की 30 नवंबर तक। और उस केस में जब लाइफ सर्टिफिकेट लें, उसकी एक्नॉलेजमेंट जरूर दें। एक्नॉलेजमेंट देनी बहुत जरूरी है। और अगर मान लीजिए किसी का, बल्कि ब्रांचेस को एक चीज और देखनी चाहिए, अगर उनको मालूम है उनका एक पेंशनर है या फैमिली पेंशनर है, उसका लाइफ सर्टिफिकेट नहीं आया और 30 नवंबर भी बीत गई, तो उसको अप्रोच करना चाहिए, भाई आपका लाइफ सर्टिफिकेट नहीं आया। तो उनको उसके बारे में मेल डाल दें, एसएमएस डाल दें, व्हाट्सएप डाल दें, या नियरेस्ट ब्रांच को बोलें कि भाई इंक्वायरी कर लें। इसी प्रकार से सर जो है ना, जैसे फैमिली पेंशनर और पेंशनर बैंकों में अपना नॉमिनेशन करा के रखते हैं, इसी प्रकार से ना भारत सरकार ने एक प्रोविजन किया है कि वो अपनी पेंशन के लिए भी नॉमिनेशन कराएं। तो उस केसेस में अगर कोई पेंशनर उनके पास नॉमिनेशन का फॉर्म लेके जाता है तो ब्रांचेस का उसमें क्या रोल है? प्रसाद जी, नॉमिनेशन फॉर्म ए जो सा होता है वो नॉर्मली आदमी रिटायरमेंट के टाइम देता है, और किसी किसी ने नहीं दिया होता है, वो पेंशनर बन जाता है तो पेंशनर बनने के टाइम दे सकता है। या किसी ने ऑलरेडी नॉमिनेशन फॉर्म भरा हुआ है, वो चेंज करना चाह रहा है, अपना नॉमिनी चेंज करना चाह रहा है, उस केस में वो क्या करेगा? पेंशनर नॉमिनेशन फॉर्म ए की ना 3 कॉपियां लेके ब्रांच में जाएगा जहाँ पे उसका पेंशन अकाउंट है, उस ब्रांच में जाएगा। ब्रांच वालों को वो एक्सेप्ट करना चाहिए, एक कॉपी एक्नॉलेज करके उसको वापस कर देनी है पेंशन, और 2 कॉपियां हैं वो सीपीपीसी को भेजती हैं। तो सीपीपीसी एक कॉपी अपने पास रख लेगी और एक कॉपी सेंट्रल पेंशन अकाउंटिंग ऑफिस को भेज देगी, जो आगे पेरेंट अकाउंट ऑफिसर को भेज देगा, वहां से उनके उस डिपार्टमेंट में चला जाएगा, ऑफिस में चला जाएगा जहाँ से वो रिटायर हुए हैं। तो ब्रांचेस को अगर कोई पेंशनर नॉमिनेशन फॉर्म ए देने आता है
वो देख ले ट्रिप्लिकेट में है और उसको लेना चाहिए, उसको मना नहीं करना चाहिए। इसी प्रकार से सर कोई पेंशनर या फैमिली पेंशनर ब्रांच में पहुंच जाता है, वो कहता है मेरा मेडिकल अलाउंस बंद कर दिया जाए, तो उस केसेस में ब्रांच का क्या रोल है? कुछ पेंशनर मान लीजिए नॉन सीजीएचएस एरिया में रहते हैं, उन्होंने अपना रेजिडेंस चेंज कर दिया, सीजीएचएस एरिया में चले गए, तो फिक्स मेडिकल अलाउंस बंद हो जाएगा। या कुछ पेंशनर नॉन सीजीएचएस एरिया में रहते हैं, वो चाहते हैं मेडिकल अलाउंस बंद कर लें और सीजीएचएस की आईपीडी और ओपीडी की फैसिलिटी लेनी शुरू कर दें। उस केस में उन्होंने अपना फिक्स मेडिकल अलाउंस बंद कराना होगा। तो वो ब्रांच में जाएंगे, अपनी होम ब्रांच में जाएंगे, एक फॉर्म है जिसको हम कहते हैं FMA फॉर्म 2, वो भर के अपनी ब्रांच में देंगे। तो ब्रांच वाले उसके हिसाब से अपनी CPPC को वो बता देंगे, वहाँ उनका फिक्स मेडिकल अलाउंस बंद कर दिया जाएगा। और एक फॉर्म 3 में सर्टिफिकेट पेंशनर को दे दिया जाएगा 3 दिन के अंदर, जिसके अंदर लिखा होगा कि फला फला डेट से उनका फिक्स मेडिकल अलाउंस बंद कर दिया गया और जो पेंशनर ने एप्लीकेशन दी थी वो भी लगाई होगी। यानी कि ब्रांच को चाहिए, कोई पेंशनर अपना FMA डिस्कंटिन्यूएशन के लिए आता है और वो प्रेस्क्राइब फॉर्म में एप्लीकेशन देता है, तो उसको एक्सेप्ट करें। अगर उसके पास नहीं है तो उसकी हैंड होल्डिंग करें, उसको फॉर्म प्रोवाइड करने के अंदर। और सर इसी प्रकार से देखा गया है कुछ ब्रांचेस में जो है जो पेंशन डिसबर्सल पोर्शन होता है, क्योंकि पुराने नियम के तहत जो है पेंशन डिसबर्सिंग के लिए PPO जो होते थे वो ब्रांचेस में भेजे जाते थे, तो कहीं कहीं अभी ब्रांचेस में पड़े हुए हैं, तो उस केसेस में ब्रांच के ऑफिशियल्स को क्या एक्शन लेना चाहिए? प्रसाद जी, पहले शुरू में जो ब्रांचेस होती थी उनके पास ही पेंशनर का रिकॉर्ड रहता था और वो ही पेंशन पे करती थी। बाद में ये सिस्टम चेंज हो गया कि उस सिस्टम के अंदर ये है कि पेंशनर का रिकॉर्ड सेंट्रल पेंशन प्रोसेसिंग सेंटर में रहेगा जो उस ब्रांच का है, और वो पेंशन भी क्रेडिट वही करेंगे सेंट्रल पेंशन प्रोसेसिंग सेंटर। तो इसलिए क्योंकि सेंट्रल पेंशन प्रोसेसिंग सेंटर ही पेंशन क्रेडिट करता है, उनके पास रिकॉर्ड होना चाहिए। तो ब्रांचेस के पास अगर उन्होंने किसी भी पेंशनर का पेंशन रिकॉर्ड पड़ा हुआ है ब्रांचेस के अंदर, वो उनको फौरन CPPC में, अपनी CPPC में भेज देना चाहिए, अपने पास नहीं रखना। इसी प्रकार से सर किसी पेंशनर के जो है उसमें स्टेटस में कोई चेंजेस हो जाता है, तो ब्रांचेस का उसमें जो है क्या एक्शन होता है? प्रसाद जी, ऐसे है ना, पेंशनर की डेथ हो गई, उसने एड्रेस अपना चेंज कर लिया, स्टेटस चेंज हो गया, वो सबसे पहले होम ब्रांचेस को पता चलता है। तो ऐसे जो भी स्टेटस चेंज होता है उसका, वो होम ब्रांच को चाहिए इमीडिएटली अपनी CPPC को बताएं, ताकि CPPC अपने रिकॉर्ड के अंदर रख लें उसके पास। इसी प्रकार से सर कोई पेंशनर जाके होम ब्रांच को कहता है कि भाई मेरी डेट ऑफ बर्थ PPO में गलत है या आपके रिकॉर्ड में गलत है, तो उस केसेस में उसने क्या करना है? प्रसाद जी, डेट ऑफ बर्थ गलत है तो वो बैंक तो कुछ नहीं कर सकता। अगर डेट ऑफ बर्थ मिसिंग है तो वो पेंशनर 4-5 डॉक्यूमेंट हैं, जैसे CGHS कार्ड हो गया, पासपोर्ट हो गया, आधार कार्ड हो गया, अपना मेट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट हो गया, डेट ऑफ बर्थ लिखा हो, ड्राइविंग लाइसेंस हो गया, डेट ऑफ बर्थ लिखा हो, तो पेंशनर इनमें से किसी एक डॉक्यूमेंट की 4 कॉपियां लेके होम ब्रांच में जाएगा। तो होम ब्रांच को चाहिए इमीडिएटली किसी एक की 4 कॉपी होंगी जो अटैच करी गई होंगी MLA से या गजटेड अफसर से, वो अपनी CPPC को भी। आपको कहने का मतलब है कि अगर किसी की डेट ऑफ बर्थ, जैसा कि देखा गया था पुराने PPO में फैमिली पेंशनर्स वगैरह की डेट ऑफ बर्थ मेंशन नहीं होती थी, तो उस केसेस में ये प्रक्रिया अपनानी है। बिल्कुल। हाँ जी। और कुछ जो है क्या ब्रांचेस को क्या ध्यान रखना चाहिए? प्रसाद जी, ब्रांचेस में देखिए, पेंशनर को कोई प्रॉब्लम होगी, पेंशन रिलेटेड इशू होगी, वो कहाँ जाएगा? ब्रांच में जाएगा। जी सर। तो ब्रांचेस को चाहिए उसका इशू ठीक से सुने, समझें और उसको रिजॉल्व करें। उसको स्ट्रेट अवे मत बोल दें कि आप पेरेंट अकाउंट ऑफिस जाइए या आप CPPC जाइए या आप सेंट्रल पेंशन अकाउंटिंग ऑफिस जाइए। हो सकता है कोई पेंशनर का अपना PPO बुकलेट गुम गई है, फट गई है, उसको डुप्लीकेट चाहिए, वो नेचुरली ब्रांच में जाएगा। तो ब्रांच को चाहिए कि उसकी हैंड होल्डिंग करे, उसकी ग्रीवेंस को रिजॉल्व करे। अगर मान लीजिए उसकी पेंशन कम आई है या ज़्यादा आई है,
तो उसको देख के बताया, अगर उसको नहीं समझ आती तो वो अपने सीपीपीसी से बात करे। तो प्रसाद जी, इन नटसेल मैं थोड़ा सा इसको रिपीट कर देता हूँ इंग्लिश में भी, क्योंकि बहुत सारी ब्रांचेस हमारी ऐसी जगह हैं जहाँ लोगों को इंग्लिश अच्छे से आती है। हाँ रिपीट कर नहीं सर, देता बहुत हूँ। अच्छा, आप इंग्लिश में ट्रांसलेट करिए, लेकिन इससे पहले ये बता दीजिए कि किसी भी पेंशनर्स को ब्रांचेस क्या क्या जो है डॉक्यूमेंट प्रोवाइड कराती है, फॉर्म 16A या अन्य किसी प्रकार की जो जो है। देखिए, ब्रांचेस को चाहिए जो पेंशन कॉमन स्लिप है। फॉर्म चाहिए होते हैं। भाई फैमिली पेंशन शुरू करनी होती है, फॉर्म 12 चाहिए होता है। अंडरटेकिंग देनी होती है, नॉमिनेशन नया भरना होता है, फॉर्म 8 चाहिए होता है। अब मेडिकल अलाउंस उसने बंद कराना है तो उसका FMA 2 होता है। तो ये फॉर्म वो अपने पास रखें, ताकि पेंशनर अगर कोई आए उसके पास फॉर्म नहीं है तो वो उसको प्रोवाइड करा सकें। पेंशन स्लिप्स वगैरह, फॉर्म 16A हाँ, उसको इनकम टैक्स के लिए। बिल्कुल मंथली पेंशन स्लिप देनी चाहिए, जो इनकम टैक्स कटा है साल के एंड में, and उसका फॉर्म 16A वगैरह देना होते हैं, या जो अन्य इनकम टैक्स ने प्रोविजन करे हुए हैं डॉक्यूमेंट देने के लिए, वो डॉक्यूमेंट उसको देने चाहिए। ठीक है सर, आप अब जो है इसको दूसरी भाषा में जो है एलोबरेट कर दीजिए। हाँ, इन शॉर्ट, द ब्रांच वेयर ए पेंशनर ओपन एन अकाउंट इज कॉल्ड हिज होम ब्रांच. When a pensioner or retiring government servant open an account, the branch should explain him that the pensioner should be a primary account holder, and family pensioner who is a spouse should be a secondary account holder. And the spelling of name of pensioners as well as family pensioner means account holder and joint account holder should tally with the names given in the PPO booklet. So there should not be mismatch in the spelling of name. And supposing a PPO booklet has been sent to the branch by the Central Pension Processing Center for handing over to the pensioner, the same should be handed over to the pensioner and acknowledgement obtained from him or her that the PPO booklet has been given to the pensioner. And in case a pensioner come and say he want to transfer his account from one branch to another branch of the same CPPC, same bank, then the pensioner can give application either at the new branch or old branch. They should accept it. He can give and intimate to the CPPC. And in case the pensioner want to change his bank account from one bank to another bank, or from one CPPC to another CPPC, the pensioner will give application to the home branch. The home branch would forward the application of the pensioner to the CPPC. And in case a pensioner aspire, a family pension is to be started, Yes. then the account holding branch would help the family pensioner in filling the form 12 and filling the undertaking, and whatever formalities are to be done, they should help the pensioner to complete those formalities. And after all formalities are completed, the home branch should forward the document to its central pension processing center. And supposing a pensioner come and give a life certificate, submit a life certificate, and life certificate can be submitted in the month of November. It is to be submitted in the month of November, but the pensioner who is 80 year and above, including family pensioner, they can submit from 1st October. That life certificate will be valid till 30th November of next year. The home branch should give acknowledgement to the pensioner who has given the life certificate. Rather, this life certificate can be given in any branch, not necessarily home branch. Yes. So, branch receiving the life certificate should give acknowledgement to the pensioner. And supposing a pensioner come to the branch and give a nomination form A, so either a fresh nomination or revising the earlier nomination, the home branch would accept it and send it to the central pension processing center. And supposing a pensioner who is in receipt of fixed medical allowance want to discontinue fixed medical allowance as he has shifted his residence from a non-CGHS area to CGHS covered area, or he want to avail the facility of CGHS
IPD as well as OPD while living in a non-CGH covered area, he has to give a application in FMA Form 2. So home branch should accept it and send it to the CPPC and give an acknowledgement in Form 3, FMA Form 3 to the pensioner within 3 working days. And there are cases where a pensioner record is still lying in the branches. The branches should send that pensioner record to its CPPC, they should not keep it with themselves. And in case there is a change of status of pension, means pensioner has expired or pensioner has changed his residence, so home branch comes to know first. That home branch should communicate this change of status of the pensioner, or including death of pensioner or life certificate of pensioner. They should inform to the HCPPC. And in case there is a family pensioner whose date of birth is not in the PPO and they want to include their date of birth in the PPO for the purpose of additional pension and other also. So in that case, that pensioner will give one document, 4 copies, duly attested by MLA or gazetted officer. The document may be CGHS card or passport or matriculation certificate, date of birth is there, or driving license, etc. So home branch should accept that document and send it to their chief EPC. Or in case the pensioner is seeking some information, home branch should provide the information. And if the pensioner come and want this pension slip, he say I am not getting pension slip, then home branch should provide him pension slip. They should provide all the certificates which are required by the pensioner for the purpose of filing income tax return. So home branch should handle the pensioner. So it's the home branch basically where the pensioner visits first. That is the nearest point for the pensioner to provide service. So home branch should know all these things and cooperate with the pensioner. So I think this basically this episode is not only meant for bank branches, it is also meant for the pensioners, because pensioners will come to know what to do in case of these events, and the home branch also will come to know how these cases should be handled. I feel they all understand this. In case they have any queries or it is not very clear to them, they can ask from us. They can send us a mail and we will definitely provide the answer as soon as possible. धन्यवाद सिब्बल सर, आपने बहुत अच्छी तरह से बताया कि जो है पेंशन होल्डिंग ब्रांच या होम ब्रांच में क्या क्या पेंशनर्स को जो है सुविधाएं मिलेंगी, तथा जो है वहाँ के कर्मचारी उनको किस किस प्रकार से उसमें सहयोग करेंगे। और जो है उम्मीद है इस वीडियो से हमारे सभी पेंशनर, फैमिली पेंशनर और ब्रांच में जो है कार्यरत ऑफिशियल्स सभी बैंकों के वो उससे लाभान्वित होंगे। और जो है इसी के साथ धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। अगले एपिसोड में दोबारा नमस्कार।